Welcome to your channel Wealth and More. Subscribe to get access to quality content about stock markets, stock levels and more. ये वीडियो में हम बात करते हैं श्याम मेटालिक्स ये कंपनी के बारे में। रिसेंटली लिस्ट हुआ था, कंपनी काफ़ी नीचे चला गया था, 300 से भी नीचे चला गया था। देन अभी उसमें प्राइस का मूवमेंट और 10% वहाँ से ये स्टॉक लगभग बढ़ गया है। मैंने स्टॉक को कवर किया था एक प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे भी अच्छा ही कमेंट्री दिया था। बट हम देखते हैं कि बिजनेस क्या करते हैं। हमको कंपनी का प्राइस से ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है और उसके क्या एग्जैक्टली प्लांट्स लोकेशन और वो क्या है प्रोड्यूस करती है। तो ये लंबा वीडियो होने वाला है। अगर आप सच में कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टेड हो और आपको पता करना है कि कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये कंपनी की रिलेटेड बिजनेस क्या है, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ओके, तो इंडिया का जो स्टील सेक्टर है, वहाँ पे हम जो भी मेटल्स है उनको दो कैटेगरी में फर्स्टली डिवाइड करते हैं। तो एक फेरस हो गया, नॉन फेरस मेटल्स हो गया। तो मोस्ट कॉमन फेरस मेटल्स हो गए अपने आयरन और स्टील, और नॉन फेरस मेटल हो गए एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, निकल एंड टीन। तो ये जो अपने फेरस मेटल है, ये जो सेक्टर है, यहाँ पे ये दो मेजर मेजर हमारे मेटल्स है, आयरन और स्टील। नॉन फेरस में हमने ये देखा कि ये बाकी के आते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडिया का स्टील इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड एंड जापान को भी ओवरटेक कर रहा है। इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 4.9। इंडिया में अराउंड 914 स्टील प्लांट प्रोड्यूसिंग द क्रूड स्टील, जो भी रॉ स्टील होता है वो 914 प्लांट्स है यहाँ पे। इंडिया का स्टील का प्रोडक्शन 102 मिलियन टन्स हो गया था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, स्मार्ट सिटीज होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग हो रहा है एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इंडिया का जो स्टील कंजप्शन का जो स्टोरी है वो इन फ्यूचर में ग्रो ही होने वाला है और उसका नीड भी बढ़ने वाला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कमर्स लाइक कोई भी अब हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया या कोई भी जहाँ पे जरूरत है अभी बनाने की, ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं अप, और स्मार्ट सिटीज में तो काफ़ी चेंजेस कर रहा है गवर्नमेंट। तो ये सब टाइप के जो प्रोजेक्ट है उनमें स्टील और आयरन ये तो मेन अपना बेसिक मटेरियल हो जाता है उनको बनाने के लिए। ओके, तो इंडिया भी काफ़ी यहाँ पे पीछे नहीं है। इंडिया को उस सेक्टर में लाइक लीड करना है, तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करते रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी सब्सिडी देते रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑलॉय नॉन ऑलॉय स्टेनलेस स्टील रिड्यूस बाय 75% ऑन द सेमी फ्लैट फ्लैट एंड प्रोडक्ट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट में भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करता रहता है। कॉपर का जो स्क्रैप है वो 2.5% से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो स्टील है वो बाहर के देशों में जाना चाहिए। अपना जो स्टील है, बाहर के देशों पे डिपेंडेंसी ऑलरेडी कम है अपने, बट फिर भी जापान से भी आगे जाना है ये जो स्टील का इंडस्ट्री, उसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट ट्राई करेगा कि ये अपना जो यहाँ से प्रोड्यूस होकर बाहर के देशों में हो जाए और हम वो उस पर्टिकुलर इसमें लीड करें। तो एक ओवरऑल ये हो गया है कि ये स्टील सेक्टर हो गया है। अराउंड 2 लाख से ज़्यादा मेटल कंपनीज इंडिया में, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 करोड़ से भी ज़्यादा मेटल कंपनीज वर्ल्ड है। टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पे देखते हैं टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंदाल्को, एनएमडीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये टॉप 10 कंपनी है। वेदांता हो गया, नालको हो गया, ये ये टॉप 10 कंपनीज इंडिया में है। बहुत सारी कंपनी इंडिया में, 1 लाख से ज़्यादा कंपनीज है। तो क्या हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं अभी, श्याम मेटालिक्स, क्या ये कंपनी स्पेशल है? और क्या ये 1-2 लाख यहाँ पे जो हम कंपनी बोल रहे हो ये उसी टाइप में कंपनी है? ओके, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैंने ओपन किया है यहाँ पे। तो उनका जो अभी प्रोडक्शन है वो अराउंड कैपेसिटी है 5.71 मिलियन टन्स पर एनम। ओके, कंबाइंड प्रोडक्शन का कैपेसिटी अच्छा खासा कैपेसिटी है उनका। वो इंटीग्रेटेड स्टील एंड फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो हमने देखा कि जो फेरस मेटल है जिसमें ये वाला कंपनी काम करता है, बेसिकली स्टील एंड फेरो अलॉय प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन इंडिया का, फोर्थ लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयन प्लेयर, लीडिंग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ पैलेट कैपेसिटी। तो ये जो पैलेट होता है एक स्मॉल बॉल्स की तरह होता है, जो रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं स्टील्स के लिए। ओके, और यहाँ पे उन्होंने देखा ओर टू मेटल, यहाँ पे उन्होंने अपना जो ये जो लोगो बनाया वहाँ पे भी उन्होंने लिखा है ओर टू मेटल, लाइक रॉ
मेटल से लेके एक्चुअल मेटल तक कन्वर्टेड इंटीरियर स्टील प्लांट्स विथ कैप्टिव रेलवे स्लाइडिंग। तो जो भी इंटरनल मूवमेंट होता है वहाँ पे वो रेलवे स्लाइडिंग वगैरह का उनका प्लांट में कैपेसिटी या उनका जो भी है उन्होंने ऑटोमेशन किया है उस तरीके का। 44% टोटल इन इनकम ग्रोथ इन फाइनेंशियल, हम ये फाइनेंशियल्स में कवर करेंगे। यहाँ पे देखो उन्होंने रिड्यूस किया है 79% ऑफ जो भी पावर का कंजम्पशन है। देखो ये जो प्लांट्स है ये हेवी पावर कंज्यूम करते हैं, उनका डेफिनेटली जो भी स्टील प्रोडक्शन होता है वो पावर का क्योंकि पावर का कॉस्ट होता है, तो डेफिनेटली ये जो प्लांट्स है ये मोस्टली प्रेफर करते हैं कि खुद का इन हाउस पावर डेवलपमेंट हो, ताकि जो मेटल जो प्रोड्यूस करने वाला है उसका प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कम हो। डेफिनेटली अगर प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कम हो जाता है तो जो भी जब भी वो सेल होता है उसका मार्जिन अच्छा मिलता है उनको। ओके, इन्होंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लान विथ प्रॉक्सिमिटी टू बेल्ट्स एंड नेशनल हाईवेज। ये हम देखते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, जो उन्होंने नीचे के स्लाइड्स में दिया है। प्रमोटर्स का इन्होंने ये दिया है कि वन ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन अग्रवाल करके फैमिलीज है मोस्टली, वहाँ पे ये मेजर शेयर होल्डर्स है। तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अराउंड 11,000 से ज़्यादा है। क्रिसिल का रेटिंग ये -1 है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ अभी हम देखते हैं उनका जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है। देखो कोल, आयरन और पाइंस, एंड ये जो रॉ मटेरियल्स ये लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, प्रोसेसिंग होता है। देन एंड प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि वो प्रोड्यूस करते हैं टीएमटी बार्स हो गया। ये बार्स मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन होता है आपने देखा रहेगा ये बार्स यूज़ होते हैं। वायर रॉड, स्ट्रक्चर एंड रोलिंग मिल्स, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स के स्पेसिफिक जो चैनल होते हैं, बीम होते हैं, एंगल्स होते हैं, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। वायर रॉड से भी एक अपना एप्लीकेशन है जो यहाँ पे ये आयरन और फाइंस को ये लोग प्रोसेसिंग करके देन वहाँ पे ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उस पे ये करते हैं। फेरोअलाइज एक उनका एक वन ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो प्लांट लोकेशन में यहाँ पे देखते हैं जम्मूरा प्लांट है, संबलपुर प्लांट है, ये वेस्ट बंगाल में ये फैक्ट्री सिचुएटेड है। वहाँ पे उनका 5161 MTA जो हमने देखा कैपेसिटी अच्छा खासा है यहाँ पे। और उन्होंने यहाँ पे लिखा है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन एंड लोएस्ट कैपेक्स इन द इंडस्ट्री। सो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन क्या होता है कि कंपनी अगर खुद का अगर प्लांट कोई सेल लाइक सेटअप करता है तो कंपनी को काफ़ी खर्चा आता है वहाँ पे। तो ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन मतलब एग्जिस्टिंग कोई प्लांट है उसको कंपनी ने एक्वायर कर लिया, और जब भी ऐसा कुछ होता है एक्विजिशन होता है तो उसका बेनिफिट्स है कि प्लांट सेटअप का कॉस्ट वो नहीं लगता उसमें, एंड देन जो भी एग्जिस्टिंग जो ट्रेन एम्प्लॉय रहते हैं वो और सेटअप रहता है वो कुछ मतलब जल्दी जल्दी वो प्रोडक्टिव हो जाता है, और वो उतना कॉस्ट, और लेट्स से नया फैक्ट्री रहता है तो सारा कुछ नया ही सेटअप करना पड़ेगा, तो उसमें इतना टाइम या उतना जो भी कॉस्ट फैक्टर रहता है वो डेफिनेटली उसमें एडवांटेज रहता है यहाँ पे। ओके, तो लोएस्ट कैपेक्स मतलब ये कैपेक्स मतलब अगर कंपनी को ग्रो करना है तो कुछ फिक्स एसेट में बढ़ोतरी करनी है तो कंपनी के पास ये वो एसेट एक्वायर करने के लिए कितना कैपिटल है। तो इन शॉर्ट ये वो कैपेक्स का फंडामेंटल्स यहाँ पे। तो लोएस्ट कैपेक्स मतलब उन्होंने जो भी एक्सपेंशन की है अभी तक, तो लोएस्ट कैपेक्स मतलब कम पैसे दे के उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए एसेट्स खरीदे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि उनका क्या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो बोला मैंने कि कंपनी ने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को एक्वायर करके यहाँ पे 160 करोड़ का। देखो पोस्ट एक्सपेंशन उनका बढ़ोतरी हो गया, करंट कैपेसिटी इतना था वो पोस्ट एक्सपेंशन इतना हो जाएगा। तो सारे जो प्रोडक्ट्स है उन्होंने प्रोडक्ट वाइज दिया है यहाँ पे, तो अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगा। जब पावर में भी अराउंड 227 से ये एक्सपेंशन होगा 357। तो उन्होंने लिखा है कि CapEx is implemented in phase manner or lower staffing and training costs due to presence of already employee workers at a facility, lower fixed cost due to already established facilities। तो यही चीज़ मैं अभी बोल रहा था, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के फायदे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को एक्वायर करते हैं तो स्टाफिंग भी कम लगता है। कैपेक्स फेज मैनर में क्या एकदम से कंपनी कुछ भी किसी को भी एक्वायर या एक्सपेंशन नहीं कर रही है, यहाँ पे एसेट्स को धीरे धीरे बढ़ा रही है। इतना डिटेल मैंने देखा नहीं कहीं पे, जो भी मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिए इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनीज के प्लान यहाँ पे दिए। यहाँ पे उन्होंने जो कैपेसिटी उसका MTPA मतलब उसका कैपेसिटी का उन्होंने यहाँ पे ये दिया है। आयरन पैलेट जो मैंने यहाँ पे दिखा देखो ऐसे ये बॉल्स होते हैं यहाँ पे, आयरन स्पॉन्ज हो गया, ये बिलेट्स हो गए, TMT स्ट्रक्चर, ये बार्स यहाँ पे देखो, वायर रॉड्स एंड पाइप्स, ये जो स्टील के पाइप्स है, फेरो अलॉयज
ये कैप्टिव पावर, ये कंपनी का जो मैंने बोला कि पावर कंजम्पशन ये करने के लिए खुद का उनका कैप्टिव पावर है यहाँ पे। और जो फाइनेंशियल रेटिंग में उनका 0.09 था, अभी वो अच्छा खासा बढ़ गया है यहाँ पे। ये कैपेसिटी है उनका, ऑलमोस्ट आप देखो तो हर एक इसमें बढ़ोतरी है उन्होंने जो भी तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली सेल्स भी बढ़ता है और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी ग्रो होता है। तो ये एक प्रोडक्शन बढ़ाना इस और एक्विजिशन करके अब एसेट्स को बढ़ा के, वो ये अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। उन्होंने यहाँ पे डिटेल आउट दिया है कि कौन से प्रोडक्ट का कितना एमटीपी बढ़ा है यहाँ पे। तो कस्टमर्स जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, हॉट रोल प्रोडक्ट्स लाइक रॉड्स, एंगल, चैनल्स एंड बीम, ये कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे साइड दिखा है। नॉट ओनली दैट, वो जो भी ऐसे कुछ प्लांट्स है, जैसे कोई प्लांट सेटअप करना है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कस्टमाइज प्रोडक्ट और स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वो भी लोग बनाते हैं। टीएमटी बार्स जो हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्स बार्स रहते हैं, जो बाहर से टफ रहते हैं, जो बाहर हमने देखा है ऐसा इसमें जो कंस्ट्रक्शन के साइट्स पे देखा रहेगा हमने, जो आउटर से टफ रहता है और सॉफ्टर इनर कोर रहता है, उनका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स है अराउंड, उनका जो भी ईबीआई टीडीए था उसमें 47% का कंट्रीब्यूशन था। प्रोडक्ट्स उन वो सोल्व करते हैं लाइक ईस्टर्न और बहुत सारे इंडिया के रीजन्स में भी, लाइक ये प्रोडक्ट सेल होते हैं यहाँ पे उनके जो बाहर से। एंड कंपनी का एक्सपोर्ट का उन्होंने अभी यहाँ पे डिटेल्स दिया है, वो जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए, जापान, कोरिया, जापान, नेपाल और बांग्लादेश। 46% उनका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखते हैं कि अपस्ट्रीम्स लाइक जो भी एंगल्स, बीम्स, जो कि उनके कोर प्रोडक्ट है, और 20% जो है फेरोक्रोम, ये रिलेटेड टू ये जो आउट प्रोडक्ट हमने देखे थे फेरोक्रोम और पैलेट, जो बॉल्स हमने देखे थे, ये एक्सपोर्ट का उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दिया है। 46% जो मेन फाइनल प्रोडक्ट है, मे भी थोड़ा ये फाइनल प्रोडक्ट रहता है तो इसका डायरेक्टली अपफ्रंट कॉस्ट मिल जाता है, बट ये शायद ये जो पैलेट हो गया, ये इंडस्ट्रियल जो क्लाइंट है वो इसको यूज़ करके देन वहाँ पे वो दूसरा कुछ बनाते रहेंगे इसमें। ओके, तो इवन उन्होंने यहाँ पे क्लाइंट्स की डिटेल दी है। पेप्सी को यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जेएम ग्लोबल सोर्सेज, नॉरकॉम, डीएमसीसी, ये कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट है जिनको ये प्रोवाइड करते हैं अपना प्रोडक्ट्स। प्लांट के यहाँ पे दिए उन्होंने, जो भी उनके प्लांट है, देखो कोलकाता का ये जो भी पोर्ट से उसके पास में अराउंड 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में ही ये उनका पूरा है। मतलब 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में उन्होंने ये जो अपने प्लांट्स वगैरह है, जो रॉ मटेरियल लगता है, उनका प्रोड्यूस होता है, देन उसको वहाँ पे भेजना है, तो 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में ही रखा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मेरे जो रॉ प्रोडक्ट में बहुत कई दूसरे स्टेट से ला रहा हूँ, जो मेरे को 1000 किलोमीटर्स या 2000 किलोमीटर है, तो होता क्या है कि ये कॉस्ट बहुत लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेवी कॉस्ट रहता है, वो हेवी हेवी चीज़ कैरी करने के लिए हेवी व्हीकल्स लगते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं कि आया टाइम पे या नहीं आया। तो उन्होंने इंश्योर किया कि उनके प्लांट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 15 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। 75% उनका जो प्रोडक्ट है वो विद इन 50 किलोमीटर्स के रेंज में ही वो सेल करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लाइक ना ही वो रॉ प्रोडक्ट का भी जो लगता है वो पास में है, उनका जो भी सेल होता है वो भी लाइक वो ज़्यादा रखा नहीं, 500 किलोमीटर्स का रखा है। तो कंपनी को जो भी फाइनल प्रोडक्ट जो भी डिलीवर करना होता है दूसरी जगह पे, तो उसको भी ज़्यादा लाइक ये करने की ज़रूरत नहीं आती, लाइक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं आती, तो कॉस्ट कम लगता है वहाँ पे। तो अच्छा डिटेलिंग किया है इन लोगों ने यहाँ पे, जो भी ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। एंड पावर कंजम्पशन में हम देख रहे थे यहाँ पे कि देखो पर यूनिट जो कॉस्ट था पहले वो 2.24 था, अभी 2.02 हो गया। वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो कैप्टिव पावर सेंटर है उनका, उससे वो पावर खुद जनरेट करो और बाहर इस पे डिपेंडेंस ना रहे, और जनरेट करने के लिए भी पैसा लगता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.24 से कम हो गया। ये KWH यूनिट है, ये पर यूनिट रहेगा। इसको हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हेवी पावर कंजप्शन है, तो इसमें डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग होता है। और
यहाँ पे वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स है वो यूटिलाइज करें नॉन फॉसिल फीस फ्यूल्स यहाँ पे यूज़ करना है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये कुछ इनिशिएटिव है इनका यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है अ, ये जो उनका वेस्ट टू वैल्यू, लाइक ये जो कुछ प्रोडक्ट्स है, ये उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उन्होंने इससे ये बनाए हैं। एंड पावर जनरेटेड बाय यूजिंग फ्री गैसेस कैप्चरिंग हीट थ्रू वेस्ट एंड रिकवरी बॉयलर। सो इंश्योर कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को भी कुछ डैमेज ना हो अपना जो भी है, और यहाँ पे जो भी वेस्ट वगैरह है उससे हम ये कुछ प्रोडक्ट्स से बना रहे हैं जिसका भी वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डिटेल प्रेजेंटेशन है ये वाला कंपनी का। फाइनेंशियल्स में अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो यहाँ पे ब्रेकअप दिया है उनका जो मेन है यहाँ पे आयरन पैलेट्स जो हमने देखे कि रॉ जो बॉल्स हमने देखे थे, एंड टीएमटी स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा है जो फाइव फिनिश प्रोडक्ट है जो बड़े रॉल रहते हैं, तो टीएमटी स्ट्रक्चर है और आयरन पैलेट्स है यहाँ पे। यहाँ पे 170% का ग्रोथ दिखा है उन्होंने क्वार्टर वन में, और ईबी आईटीडीए में 300% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 458 करोड़ हो गया यहाँ पे। और नीचे हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे 18 में वो था, बढ़ गया है यहाँ पे। आप देखो कि 4000 करोड़ के अराउंड था ये वाला, और 6200 करोड़ हो गया है, तो अच्छा खासा जंप है, अराउंड 50% से जंप है यहाँ पे। ईबी आईटीडी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जंप है, तो ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है। सी ए जी आर 19 है, वो अच्छी बात है यहाँ पे। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 17% है, तो अच्छा खासा ग्रोथ इन लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। ओके, उनका जो एसेट्स है लाइक उतना ही लायबिलिटी है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी पे ज़्यादा कुछ लायबिलिटी नहीं है, और 163 करोड़ का उनके पास कैश इक्विवेलेंट फ्लो पड़ा है यहाँ पे। तो कैश रिजर्व है कंपनी में, जो पिछले ईयर में था अराउंड 29 करोड़ था, तो 29 करोड़ से बढ़ के एक 163 करोड़ हो गया। 163 करोड़ का एक कैश रिजर्व है, एक एक अच्छी अच्छी बात है कंपनी के लिए। ओके, अ, ये जो ओनर है यहाँ पे जो भी फाउंडर्स है, ये अग्रवाल फैमिली, यहाँ पे आप देखो कि एक नॉन चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और अ, महावीर प्रसाद अग्रवाल जी है यहाँ पे, ब्रिज भुवन अग्रवाल, संजय अग्रवाल, ये सब मैनेजमेंट कमेटी। ये शायद एसएसपीएल जो नशा मेटेलिक्स है वो इनिशियल डेज से ही इसमें है, अराउंड डिकेड्स ऑफ उनका स्टील और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो अ, अभी हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो इन शॉर्ट कंपनी एक कोर बिजनेस में है, जहाँ पे कंपनी अपना आयरन फेरोज मेटल्स में ये डील करती है। यहाँ पे आईपीओ के उन्होंने अच्छे खासा दिया है डिटेल्स। 306 पर इक्विटी शेयर था, 119 सब्सक्रिप्शन, 119x हो गया, तो अच्छा खासा ये मिला था, रिस्पांस मिला था ये शेयर को यहाँ पे। बट आई थिंक उसके बाद में शेयर्स में हमने देखा एक अदर वीडियो में कि शेयर ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। ये चैनल अभी मैंने यहाँ पे बनाया है ये स्टॉक का, उसने जो हाई लगाया था अराउंड 460 रुपीज़ का, 460 का हाई लगा कि ये स्टॉक अराउंड अभी 300 के रुपीज़ पे आ गया था। कि वीकली चार्ट है, वीक में अभी ये 300 से बढ़ के अभी ये हो, अभी शायद 331 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये जो हाई है यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पे गिर गया है, 34% यहाँ पे गिर गया है ये स्टॉक। लेकिन हम अगर उसको कंपेयर करते हैं बाकी पीयर्स के साथ में, तो ज़्यादा कुछ महंगे वैल्यूएशन पे नहीं है ये, अराउंड 5.74 ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये गोदावरी पावर, ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसका मैं एनालिसिस अलग से करूँगा। जो देखो अभी मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी और गोदावरी पावर को कंपेयर कर दो, लोवेस्ट पीई पे यहाँ पे, तो गोदावरी पावर से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन अ, ये देखो मार्केट कैप ये अराउंड 4000 करोड़, 8000 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा अच्छा है क्योंकि स्टॉक का प्राइस भी कम है, तो 296 है, और 414 है यहाँ पे। जो भी से क्वार्टर का उनका जो नेट प्रॉफिट था, तो ऑलमोस्ट डबल है ये कंपनी का। तो ऐसा कुछ मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स में या बिजनेस में कुछ भी इशू नहीं है, कंपनी के वैल्यूएशन में भी कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे अराउंड 88% है, जो कि एक अच्छी बात है। थोड़ा स्कोप हो जाएगा उनको रिड्यूस करने का। एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे कम कर दिया है, 2.59 था और वो घट के हो गया 1.69। तो लिक्विडिटी बढ़ गया रहेगा ये स्टॉक में, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है शायद, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर खाली 8% है। तो
लिक्विडिटी के बढ़ने के कारण मुझे लगता है कि थोड़ा ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है यहाँ पे। लेकिन डीआई ने स्टेक बढ़ाया है, जितना उन्होंने कम किया है अराउंड उसके लेवल में ही इन्होंने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया है, पब्लिक ने भी थोड़ा स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा है, मतलब जो भी हमने पैरामीटर्स देखे, कोई भी पैरामीटर्स में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। और अभी मुझे लगता है इसका प्राइस मूवमेंट है ना, उसका जो स्टील सेक्टर है, जो भी न्यूज़ वहाँ पे चल रही है या स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ रहेगी तो डेफिनेटली मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये स्टॉक में मूवमेंट हो गए। बट जितना उसको वैल्यू मिलना चाहिए था, मुझे लगता है ये 400 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए था, बट अभी वो नहीं ट्रेड हो रहा है। तो ऊपर नीचे हो जाएगा ये स्टॉक में, क्योंकि ये अभी स्टॉक अभी न्यूज़ पे चलेगा या उसका जो सेक्टर है उसके इस पे चलेगा। लेट्स से गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया या उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, अच्छा ग्रोथ दिखाया, तब ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। बट प्राइस एक्शन वाइज अभी तो मुझे लगता है कि ये कुछ रेंज में रहेगा ये स्टॉक। अगर मैं डेली का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ तो थोड़ा रेंज में रह सकता है ये स्टॉक का। ये जो सपोर्ट था अभी, ये देखो ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बहुत बार 361 के लेवल पे, तो 361 पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये स्टॉक। जो भी प्राइस एक्शन का एक रूल है कि जो प्रीवियस सपोर्ट था एक रेजिस्टेंस करके एक्ट कर सकते हैं। नई लिस्टिंग कंपनी है तो ये रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ नहीं है स्टॉक में, इमीडिएटली ये स्टॉक यहाँ पे आ गया था नीचे, यहाँ से बाउंस बैक भी हो रहा था। बट ये शायद थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी भी ये 360 लेवल है, यहाँ से अराउंड 10% है। बट मार्केट में अगर प्रेशर है तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर नीचे आ जाएगा। तो मार्केट का मूवमेंट और सेक्टर के मूवमेंट भी इसका मूवमेंट हो जाएगा। बट वैल्यूएशन वाइज मुझे तो और बिजनेस वाइज भी मुझे अच्छा ही लगा। वो अभी कुछ अपने आईपीएल वगैरह में उनके देखे, स्पॉन्सरशिप के बोर्ड्स वहाँ पे देखे तो कंपनी मतलब प्रेजेंस तो दिखा रहा है अभी कि श्याम मेटालिक्स का है, मतलब कंपनी जो टीएमटी बार्स में आता है वगैरह। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म का स्टोरी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर देखोगे तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। बट यस, लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचते हो कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है ये वाला स्टॉक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो। आप डेफिनेटली आपका और एक एनालिसिस करो बिफोर इन्वेस्टिंग, और आपके इन्वेस्टर एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।